First agency is Farmer Service Societies. Now, Farmer Service Society, that is FSS. It is a well organized and registered units functioning on the principle of cooperation. ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज है जो सारे प्रिंसिपल्स ऑफ कोऑपरेशन पे फंक्शन करते हैं और ये रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव्स है. As many cooperatives are rendering their services only to affluent farmers, National Commission on Agriculture strongly felt a separate society for meeting the needs of weaker section in rural areas. Hence, on the recommendation of NCA, FSS was organized in year 1971. This is important to remember. In which year it was established and who has recommended the establishment of every organization. So, for FSS, NCA, that is National Commission on Agriculture, they have recommended the establishment of FSS for the meeting the needs of weaker sections in the rural areas. जो भी weaker sections थे rural areas के उनके credit needs meet करने के लिए नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर दैट इज NCA ने FSS की establishment recommend की थी और उसी recommendation पे 1971 में FSS organize किया गया. ऑन कोऑपरेटिव लाइन्स जो भी है वो कोऑपरेटिव लाइन्स कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स फॉलो करके इंटीग्रेटेड क्रेडिट सर्विसेज टू वीकर सेक्शंस ऑफ रूरल एरियाज. रूरल एरियाज के वीकर सेक्शंस कौन हो गए? स्मॉल फार्मर्स, मार्जिनल फार्मर्स, एग्रीकल्चर लेबर्स एंड रूरल आर्टिसंस. इनको क्रेडिट फैसिलिटी अवेलेबल करने के लिए फार्मर सर्विस सोसाइटीज एस्टेब्लिश की गई थी. Now, important functions of FSS are: first, to supply all types of loan, that is crop loan, medium term, long term loans to the weaker sections. तीनों प्रकार के लोन, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म लोन्स प्रोवाइड करना, ये एक फंक्शन हो गया. टू प्रोवाइड एडेक्वेट सप्लाईज ऑफ रिक्वेस्टेड इनपुट्स एंड टेक्निकल गाइडेंस फॉर देयर डेवलपमेंट. जो भी इनपुट्स एग्रीकल्चर कल्टीवेशन के लिए जो भी इनपुट्स लगते थे वो सारे इनपुट्स वो ये सोसाइटी प्रोवाइड करेगी और जो भी टेक्निकल गाइडेंस मतलब क्रॉप प्रोडक्शन में जो भी उन्हें गाइडेंस चाहिए वो भी प्रोवाइड करते हैं. टू एनकरेज डेयरी, पोल्ट्री, फिशरीज, फार्म फॉरेस्ट्री एंड अदर सब्सिडरी ऑक्यूपेशंस इन रूरल एरियाज. सिर्फ फार्मिंग ही नहीं, सब्सिडरी ऑक्यूपेशंस को भी एनकरेज करते हैं जिससे डाइवर्सिफाइड फार्मिंग या मिक्स्ड फार्मिंग हो सके. टू मेक द अरेंजमेंट्स फॉर ब्रिंगिंग इम्प्रूवमेंट इन एग्रीकल्चर मार्केट्स, एग्रीकल्चर मार्केट में इम्प्रूवमेंट लाने के लिए भी हेल्प करते थे. एंड टू मोबिलाइज द डिपॉजिट्स एंड स्मॉल सेविंग्स फ्रॉम वीकर सेक्शन बाय प्रोवाइडिंग द इंसेंटिव. सिर्फ लोन देना ही नहीं, सेविंग्स भी एनकरेज करते थे और जो भी स्मॉल सेविंग्स है स्मॉल फार्मर्स है वीकर सेक्शन की, उन्हें सेव करने के लिए हेल्प करके वो जो सेव करते थे उन्हें इंसेंटिव प्रोवाइड करते थे. The area of operation of these societies is SFDA, that is Small Farmer Development Agency, and Marginal Farmer and Agriculture Laborers. ये जिस डिस्ट्रिक्ट्स में है वही सेम डिस्ट्रिक्ट्स उनके ऑपरेशन एरिया थे. The sponsorship of this society is done by the lead bank of respective district. उस डिस्ट्रिक्ट की लीड बैंक जो थी वो इस FSS को स्पॉन्सर करेगी. And the number of board of directors in management varies from 9 to 13. 9 to 13 board of members थे जिनमें एक 1 full time managing director जो लीड बैंक ने डेप्यूट किया है, मतलब जो लीड बैंक सिलेक्ट करेगी वो फुल टाइम मैनेजिंग डायरेक्टर होगा. ऑफ द 9 members, 5 will be elected members, that is 3 from small farmers and marginal farmer category and 2 from the large farmers category. So these are out of 9, 5 are the elected members and 4 will be the representative of financial institutions, Department of Agriculture and Cooperative Societies beside block development officer. जो 9 में से 5 लोग जो थे वो इलेक्टेड थे और 4 लोग रिप्रेजेंटेटिव थे. So next is the multi-purpose cooperative society, that is NPCS. As the name indicates, it is a society that offer assistance in many ways. मतलब एक सिर्फ क्रेडिट अवेलेबल करना उतना ही इसका काम नहीं होता. क्रेडिट लोन प्रोवाइड करना, साथ में फार्म सब इनपुट्स प्रोवाइड करना जैसे कि फर्टिलाइजर, सीड्स, समटाइम्स सब्सिडाइज रेट पे ऑफर करते हैं. देन मार्केटिंग के लिए जो फैसिलिटीज रहती है वो प्रोवाइड करना, सेविंग करने के लिए प्रमोट करना, देन टेक्निकल गाइडेंस देना, मार्केटिंग फैसिलिटीज इंप्रूव करना, ये सारे फंक्शन अंडर सेम सोसाइटी आती है. तो इसे हम मल्टीपर्पज कहते हैं जिसमें बहुत सारे फंक्शंस होते हैं. सो दिस आर द मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी. दिस इज द अनदर एजेंसी इन एग्रीकल्चर फाइनेंस.
Next, we have the large-sized Adivasi multipurpose cooperative societies, also called as LAMS. LAMS have been set up on the recommendation of study team, that is Committee on Cooperative Structure in Tribal Areas, under the chairmanship of Shri Bawa. That is, Bawa Committee has recommended for establishment of LAMS, and which was appointed in 1971. So Bawa Committee, this point to remember here, Bawa Committee has recommended the establishment of LAMS in 1971. Now the objectives of LAMS were to provide all types of credit, including those for meeting social obligations and consumer requisite under the single roof. जो भी क्रेडिट रिक्वायरमेंट है सिर्फ एग्रीकल्चर के लिए नहीं, बल्कि जो भी सोशल ऑब्लिगेशन या कंज्यूमर लोन भी प्रोवाइड करना, ये लैम्स का ऑब्जेक्टिव था. टू प्रोवाइड टेक्निकल गाइडेंस एंड in intensification and modernization of agriculture. Now, as name suggests, it is Adivasi, that is, it is for tribal purpose. तो ट्राइबल एरियाज में जो भी टेक्निकल गाइडेंस रहेगा, जो एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज हेल्प करने के लिए, वो सारा प्रोवाइड करना. टू सप्लाई इनपुट्स एंड एसेंशियल कमोडिटीज एंड टू अरेंज द मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर एंड माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स beside the products of subsidiary occupations of the tribals. So these were the objectives for LAMS. Now members, who are the members of LAMS? It is formed in the compact area having population of 10,000 approximately 10,000 population area के लिए उसके area of operation रहते हैं, and majority of whom should be tribal. ये tribal area में रहेगी, as the name suggests. The membership restriction is 70% of the members should be tribal and 30% should be non-tribal. Minimum 70% should be from tribal areas. Now what is the source of finance for this? Borrowing from commercial banks, share capital and government contribution. These are the source of finance for the LAMS. Now board of management includes 11 board of directors. Yeah, जिसमें 5 tribal members हो गए, 2 non-tribal members, 2 nominated by the register of cooperatives and 2 nominees of lead bank. So these constitute the 11 members board of directors. Next, here single window system. Now till 1987, primary agriculture credit societies were functioning under 3-tier structure for short-term and medium-term credit requirements, and on primary land development banks were functioning under 2-tier structure for long-term credit needs. Now पहले 1987 के पहले क्या होता था, हमने जैसे देखा था शॉर्ट टर्म के लिए 3-tier स्ट्रक्चर, मतलब ग्रास रूट लेवल पे PSES, उसके ऊपर डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव सेंट्रल बैंक, उसके ऊपर स्टेट कोऑपरेटिव सेंट्रल बैंक, एंड इन लॉन्ग टर्म क्रेडिट वी हैड 2-tier स्ट्रक्चर, जहाँ पे प्राइमरी लैंड डेवलपमेंट बैंक्स वेर एट तालुका लेवल एंड स्टेट लैंड डेवलपमेंट बैंक वेर एट द स्टेट लेवल. सो दिस इज द 2-tier स्ट्रक्चर. It means that farmer have to obtain the total credit requirements from 2 different cooperative institutions. मतलब शॉर्ट टर्म एंड मीडियम टर्म के लिए उन्हें PSES के पास जाना पड़ता था, और लॉन्ग टर्म के लिए प्राइमरी लैंड डेवलपमेंट बैंक. In addition to this, the performance of PLDB, that is primary land development banks, were not satisfactory. In marketing their farm produce also, farmers faced many difficulties in getting marketing services from PSES in 3-tier structure. Against this backdrop, to make cooperatives render their meaningful services, the government thought to bring in some appropriate organizational changes in working of cooperatives in the state. So PSES में भी थोड़े डिफेक्ट्स थे, जहाँ पे मार्केटिंग इन्वॉल्व थी, और PLDB का परफॉर्मेंस बहुत ही कम था. तो इसलिए कोऑपरेटिव सोसाइटीज प्रॉपर फंक्शनिंग करने के लिए गवर्नमेंट ने एक ऑर्गेनाइजेशनल चेंज लाने का सोचा. तो सब्सिक्वेंटली द कमिटी अंडर the chairmanship of Shri Mohan Kanda, he was an IAS officer, was constituted to bring some meaningful and practicable alternatives in the structure of cooperatives. जो भी अभी स्ट्रक्चर ऑफ कोऑपरेटिव 2-tier और 3-tier था, उसके लिए ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में चेंज करने के लिए मोहन कंडा की कमेटी एस्टेब्लिश की गई. Now this committee has submitted the report in May 1985. And on their recommendation, establishment of single window system and bill was passed in assembly January 1987. 1985 में उन्होंने सिंगल विंडो सिस्टम की रिकमेंडेड की और उसका बिल 1987 में पास किया गया. The main intention and idea of introducing single window system is to supply all types of agriculture credit needs by the farmers
through PACS and provide adequate marketing facilities to farm produce through district cooperative marketing societies। तो इन्होंने क्या किया, सिंगल विंडो सिस्टम मतलब जहां पे एक ही सोसाइटी में उन्हें किस कैटेगरी का लोन फार्मर्स को चाहिए उस कैटेगरी का लोन एक ही सोसाइटी में मिलेगा। हर एक डिफरेंट कैटेगरी के लिए डिफरेंट सोसाइटी में जाना नहीं पड़ेगा, दैट इज सिंगल विंडो सिस्टम। एक ही जगह पे सारी चीजें मिलना, राइट फ्रॉम इनपुट्स टू क्रेडिट रिक्वायरमेंट एंड मार्केटिंग। एंड मार्केटिंग के लिए उन्होंने क्या किया, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटीज एस्टैब्लिश करने के लिए रिकमेंड किया। नाउ मेजर फंक्शंस ऑफ PACS अंडर सिंगल विंडो सिस्टम। सिंगल विंडो सिस्टम में PACS के फंक्शंस चेंज हो गए। तो एडवांस शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म लोन्स, हर शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग टर्म लोन तीनों को प्रोवाइड करना। टू सप्लाई रिक्वायर्ड फार्म इनपुट्स लाइक सीड, फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स, जो भी फार्म इनपुट्स थे। टू डिस्ट्रीब्यूट एसेंशियल कमोडिटीज, एसेंशियल कमोडिटीज भी जो थी लाइक राइस, व्हीट, जो भी रेशनिंग में आया था वो भी डिस्ट्रीब्यूट करना। एंड टू अरेंज मार्केटिंग ऑफ फार्म प्रोड्यूस ऑफ द मेंबर्स थ्रू DCMS, that is District Cooperative Marketing Society. So these were the new functions introduced through single window system. Now you can see a single window system is a 3-tier structure in cooperative credit and 2-tier structure in cooperative marketing. Single window system में भी 3 टायर और 2 टायर था, लेकिन लोन के लिए 3 टायर और मार्केटिंग के लिए 2 टायर स्ट्रक्चर था। लोन के लिए जो क्रेडिट में 3 टायर स्ट्रक्चर कैसे था, पहले तो ग्रास रूट लेवल पे PACS, that is at village, then District Cooperative Bank for Agriculture and Rural Development, that is known as DISCOBAD, and next at the state, for example in Andhra Pradesh State Cooperative Bank for Agriculture and Rural Development, that was at the state level. So at the village, district and then at state. So this is the 3-tier structure in case of credit. And in case of marketing, at district cooperative marketing society was there at district level, and at state level the Andhra Pradesh State Cooperative Marketing Federation, that is MARCFED, was there at the state level. Likewise in all other states also this was established, that is single window system for credit and marketing. Next we have the lead bank scheme. Now the study group was appointed by National Credit Council in 1969 under the chairmanship of Professor D.R. Gadgil, and they recommended service area approach for the development of financial structure. सर्विस एरिया अप्रोच किसने रिकमेंड किया, प्रोफेसर D.R. गाडगिल की कमेटी ने रिकमेंड किया, जो कमेटी NCC, that is National Credit Council ने 1969 में अपॉइंट किया था। In the same year, that is in 1969, RBI appointed Nariman Committee to examine the recommendations of Gadgil Committee. Now, Nariman Committee also endorsed the views of Gadgil Committee on service area approach and recommended the formulation of lead bank scheme. नरीमन कमेटी ने भी सपोर्ट किया गाडगिल कमेटी के रिपोर्ट को और सर्विस एरिया अप्रोच को, और उन्होंने और एक रिकमेंडेशन दिया कि फॉर्मुलेशन ऑफ लीड बैंक स्कीम। Now the RBI accepted the Nariman Committee recommendation and lead bank scheme came into force in 1969. lead bank scheme जो थी वो 1969 में it came to force and it was recommended by Nariman's committee. It is to remember, Nariman's committee, which was appointed by RBI, recommended the establishment of lead bank. Under the lead bank scheme, the specific districts are allotted to each bank which would take the lead role in identifying the potential areas for banking and expanding credit facilities. हर एक डिस्ट्रिक्ट के लिए एक लीड बैंक अलॉट करना, और वो लीड बैंक क्या करेगी, वहां पे बैंकिंग की पोटेंशियल एरियाज, जिस एरिया में क्रेडिट रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है, किस टाइम में रिक्वायर है, वो सारी स्टडी वो लीड बैंक करेगी हर एक डिस्ट्रिक्ट के लिए। नेक्स्ट, लीड बैंक इज द लीडिंग बैंक अमंग द कमर्शियल बैंक्स इन द डिस्ट्रिक्ट। तो लीड बैंक कैसे सिलेक्ट किया जाता था, उस डिस्ट्रिक्ट में जो भी अमंग द वेरियस कमर्शियल बैंक्स जिस बैंक का मैक्सिमम फंक्शन होता है और दैट इज हैविंग द मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रांचेस इन दैट डिस्ट्रिक्ट, दैट इज द लीड बैंक फॉर दैट डिस्ट्रिक्ट। Now, lead bank act as a consortium leader for coordinating the efforts of all credit institutions in each allotted district for development of banking and expansion of credit facilities. तो लीड बैंक का क्या काम था, वो एक बैंक्स का लीडर जैसे एक्ट करता था उस डिस्ट्रिक्ट में, और जहाँ पे वो क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस के जो सारे एफर्ट्स थे बैंकिंग और क्रेडिट फैसिलिटी को एक्सपांड करने के लिए, वो सारे एक्शंस को वो कोऑर्डिनेट करना उसका काम रहता, लीड बैंक का काम रहता।
Now the activities of lead bank can be dealt under two important phases. तो वो जो लीड बैंक की एक्टिविटी है वो हम दो फेज में डिवाइड कर सकते हैं. पहले तो सर्वे ऑफ लीड डिस्ट्रिक्ट, सेकेंड इज द प्रिपरेशन ऑफ क्रेडिट प्लान्स. So we'll see one by one. First is the survey of lead district. Lead district means जिस डिस्ट्रिक्ट के लिए उसे लीड बैंक चुना गया है तो उसे हम उस बैंक का लीड डिस्ट्रिक्ट कहते हैं. Now the RBI has mentioned the following functions of lead bank under phase 1. While doing the survey of lead district, what are the functions of lead bank? First is surveying the potential areas for banking in the district. मतलब बैंकिंग के लिए, दैट इज क्रेडिट रिक्वायरमेंट कहाँ कहाँ पे है, किस एरिया में क्रेडिट रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है, किस एरिया में बहुत कम है, किस एरिया में सेविंग्स ज्यादा होता है, ये सारा सर्वे करना पड़ता है. Then identifying the business establishment which are so far dependent on non-institutional agencies for credit and financing them to raise their income. तो ऐसे एरियाज फाइंड आउट करना जहाँ पे लोग अभी भी नॉन इंस्टीट्यूशनल एजेंसीज ऑफ क्रेडिट जो मनी लेंडर्स देन लैंडलॉर्ड्स उन पे डिपेंड कर रहे हो, वो एरिया फाइंड आउट करके वहाँ अपने ब्रांचेस एस्टेब्लिश करना. Then examining the available marketing facilities for agriculture and industrial products and linking credit with marketing. जो भी मार्केटिंग फैसिलिटीज है वो एग्जामिन करना, क्या मार्केटिंग फैसिलिटीज है वो देखना और यहाँ पे लिंकिंग क्रेडिट विथ मार्केटिंग बोथ फॉर एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स. Then evoking cooperation among different banks in opening the new branches. न्यू ब्रांचेस सिर्फ लीड बैंक ही नहीं खोलेगी, सारे बैंक्स को वो इनकरेज करती थी और कोऑपरेट करने के लिए कहती कि सारे बैंक्स कोऑपरेटिवली उस डिस्ट्रिक्ट में काम करेंगे. देन एस्टिमेटिंग द क्रेडिट गैप इन वेरियस सेक्टर्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट इकोनॉमी. मतलब क्रेडिट डिमांड कितनी है और क्रेडिट सप्लाई कितना हो रहा है और उसमें गैप कितना है वो एस्टिमेट करना. देन डेवलपिंग कॉन्टैक्ट्स एंड मेंटेनिंग रिलेशन विद गवर्नमेंट एंड अदर एजेंसीज. सो गवर्नमेंट और बाकी के बैंक्स में वो एक कॉन्टैक्ट डेवलप करती है और इट फॉर्म्स द चेन. दिस इज इन द फेज 1. नाउ फेज 2 में क्या होता है, प्रिपरेशन ऑफ क्रेडिट प्लान्स. नाउ आरबीआई हैज एम्फसाइज्ड दैट लीड बैंक शुड, सो आरबीआई हैज गिवन द सर्टेन फंक्शंस इन सेकंड फेज. फर्स्ट इज टू फॉर्मुलेट द बैंकेबल लोनिंग स्कीम इन्वॉल्विंग इंटेंसिव यूज ऑफ लेबर सो एज टू जनरेट एडिशनल एम्प्लॉयमेंट. उन्होंने लीड बैंक के लिए पहला फंक्शन क्या किया, बैंकेबल लोनिंग स्कीम्स को फॉर्मुलेट करना जिसमें लेबर इंटेंसिव, ना ही कैपिटल इंटेंसिव प्रोग्राम बट लेबर इंटेंसिव प्रोग्राम को कंसिडर करें जहां पे लेबर हाई हुए तो उनके लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी हाई हो जाएगी. इसलिए so disburse the loans to increase the productivity of land in agriculture and allied activities so as to increase the income level. जो भी लोन जितना आय ये गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया है उनके पास तो वो सारा एग्रीकल्चर में ज्यादा से ज्यादा एग्रीकल्चर के लिए यूज किए और give the maximum credit to weaker sections of society mainly for productive purposes. So these were the functions that RBI has given for the lead bank. Therefore, lead bank scheme expects the banker to become an important participant in the development process of in the area and its operation in rural areas. And the service area approach put the banker in the position of implementing the development plan. Service area approach मतलब वो उस एरिया के जो भी सर्विसेज है वो एक बैंक प्रोवाइड करेगी और वहां पे बैंकर डेवलपमेंट प्रोसेस में कितने इंपॉर्टेंट है ये इस स्कीम से पता चलता है. Now next was the regional rural banks. Now All India Rural Credit Review Committee under the chairmanship of Venkat Pai during the year 1969 was of opinion that over large parts of the country the marginal and small farmers were deprived from having access to cooperative credit for both production and investment purpose. तो ऑल इंडिया रूरल क्रेडिट रिव्यू कमेटी ने जो वेंकट पै ने चेयरमैन थे 1969 में, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो भी कंट्री के मार्जिनल एंड स्मॉल फार्मर्स है उन्हें कोऑपरेटिव्स में इतना एक्सेस नहीं मिलता था, ज्यादा प्रायोरिटी लार्ज फार्मर्स को मिलती थी बोथ इन प्रोडक्शन एंड इन्वेस्टमेंट लोन्स. सो बिकॉज ऑफ दिस देयर वाज नीड फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फाइनेंशियल एजेंसीज अंडर द पब्लिक सेक्टर. So consequently, the first spell of nationalization banks was done with greater expectation, but the situation had not changed as per the expectation. ऑल इंडिया रूरल क्रेडिट रिव्यू कमेटी ने क्या देखा कि स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स जो है वो एग्रीकल्चर क्रेडिट रिक्वायरमेंट उन्हें नहीं मिल रही जितनी मिलनी चाहिए, जो भी मिल रही है वो लार्ज फार्मर्स के लिए मिल रही. तो इसके लिए एग्रीकल्चर सेक्टर का क्रेडिट रिक्वायरमेंट इंप्रूव करने के लिए नेशनलाइजेशन किया गया बैंक्स का, लेकिन फिर भी वो सिचुएशन उतनी चेंज नहीं हुई थी.
Hence, Government of India appointed the working committee under the chairmanship of Shri M. Narsimhan to study the financial assistance rendered to the weaker section in rural areas. फिर नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक इतना सक्सेसफुल नहीं हुआ, इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, नरसिम्हन कमेटी एस्टेब्लिश की जो फाइनेंशियल असिस्टेंस, जो रूरल एरियाज वीकर सेक्शन के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस कैसे मिल रहा है देखने के लिए. This working committee recommended the setting of rural-based institutional agency called as regional rural bank. उन्होंने regional rural bank establish करने की recommended की after identifying the shortcomings in the functioning of commercial banks and cooperatives. So, Narsimhan committee has recommended the establishment of regional rural bank. So, likewise, Government of India has accepted the recommendations, and regional rural banks came into existence through Regional Rural Banks Ordinance on 26 September 1975. 1975 में based on the Narsimhan's recommendation, RRB was established. Initially, 5 RRBs were set up on pilot basis with the sponsorship of commercial banks on the October 2nd, 1975. 1975 में 5 RRBs को establish किया था pilot basis, मतलब at the small scale to know the how it's functioning. This ordinance of 1975 was replaced by Regional Rural Bank Act 1976. The list of 5 RRBs opened at the initial list. First is the syndicate bank. It has sponsored the RRB called as Pratham Bank. Headquarters was at Murabad. Then second, SBI has sponsored the RRB known as Gorakhpur, which is at headquarters Gorakhpur, UP. Then United Bank of India has Gaur Gramin Bank, that is at Malda, West Bengal. Then Punjab National Bank is Haryana Kshatriya Gramin Bank, Bhiwani in Haryana. And United Commercial Bank sponsored Jaipur Nagalur Anchalik Gramin Bank in Jaipur, Rajasthan. So these were the first 5 RRBs were established. Next, the objectives of RRB: to develop the rural economy as it was in rural areas. Then to provide credit needs for agriculture and allied activities, to encourage small-scale industries, artisans in villages, to reduce the dependence of weaker section on private money lenders, to fill the credit gap by moratorium on borrowings from private money lenders. जो भी credit gap था डिमांड एंड सप्लाई में, वो मीट करने के लिए लोग क्या है प्राइवेट मनी लेंडर्स के पास जाते थे, तो उसके ऊपर स्टॉक लगा के उन्होंने RRB से लोन दिया वीकर सेक्शन को. टू मेक बैकवर्ड एंड ट्राइबल एरियाज इकोनॉमिकली बेटर बाय ओपनिंग द न्यू बैंक ब्रांचेस एंड टू हेल्प फाइनेंशियली पुअर पीपल इन कंजम्पशन नीड. सो दीज वर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ RRB. नेक्स्ट है फंक्शनिंग ऑफ RRB. ईच RRB इज स्पॉन्सर्ड बाय शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक. ना ऑपरेशन एरिया ऑफ ईच RRB इज 1 or 2 डिस्ट्रिक्ट, हर एक या 2 डिस्ट्रिक्ट उतना एरिया ऑपरेशन था. And each RRB can serve population of roughly 20,000 people. और इससे RRB को कौन स्पॉन्सर करता है? शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक. Now authorized share capital of RRB is 1 crore and which is contributed by central government, state government and sponsoring government in ratio of 50. That is 50% by central government, 15% by state government and 35% by the sponsoring commercial bank. So issued capital of each RRB is 25 lakhs. Now the rate of interest charged by RRB on loan is same as the PSEs, but they are allowed to offer 0.5% interest more than that of commercial banks on its deposits. लोन के लिए जो इंटरेस्ट रेट था वो तो सेम था, लेकिन जो सेविंग के लिए था वो कमर्शियल बैंक्स जो भी सेविंग करने के बाद उन्हें इंसेंटिव पे इंटरेस्ट दिया जाता था, वो कमर्शियल बैंक से 0.5% ज्यादा था. Now RRB has simplified the procedural formalities in giving agriculture finance on the recommendation of Shri Baldev Singh's working group. So पहले फॉर्मेलिटी प्रोसीजर फॉर्मेलिटी जो है एग्रीकल्चर फाइनेंस देने के लिए वो सिंप्लीफाई किया गया बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ श्री बलदेव सिंह. ना RRB यूज लोकल लैंग्वेजेस इन देयर ट्रांजैक्शन, जिससे क्या होता है इलिटरेट लोग भी समझ सकते हैं. द कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन दैट इज यूजर चार्जेस आर लो एज कंपेयर टू कमर्शियल बैंक्स. This is the functioning of RRB. Next we have the social control and nationalization of banks. Now at the time of independence, private sector banks were dominating the urban oriented and under the control of few industrialists. Before independence, banking sector जो था वो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स डोमिनेट करती थी और जिसे
फ्यू इंडस्ट्रियल्स कंट्रोल करते थे और वो बेसिक सोशो इकोनॉमिक जो ऑब्जेक्टिव्स है वो उसमें हेल्प नहीं करते थे। सिर्फ अर्बन पीपल को या रिच पीपल को ही क्रेडिट रिक्वायरमेंट मिलती थी, फार्मर्स को क्रेडिट अवेलेबिलिटी नहीं थी। तो फार्मर्स सेक्टर जो रूरल सेक्टर है, फार्मर्स है, वो ज्यादा से ज्यादा क्या प्राइवेट मनी लेंडर्स पे फोकस करते थे। सो क्रेडिट नीड्स ऑफ एग्रीकल्चर, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, वीकर सेक्शन सच एज स्मॉल ट्रेडर्स, आर्टिसंस were ignored before the independence. Even though nearly 3/4 of population agriculture is the main occupation and contributed the 50% of GDP, the total bank credit advance to this sector was only 1% as on June 1967. जो भी टोटल क्रेडिट रिक्वायरमेंट क्रेडिट दिया जाता था टोटल कंट्री में, उसमें सिर्फ 1% एग्रीकल्चर के लिए दिया जाता था टिल जून 1967. The bulk of deposit contributed by public were being advanced to the industrial and trade sector, ignoring the agriculture. ना एग्रीकल्चर में क्रेडिट रिक्वायरमेंट बहुत थी लेकिन वहां पे इग्नोर किया जाता था. In agriculture, the credit scene was dominated by the private money lenders who were charging the exorbitant rate of interest, जिससे वो फार्मर्स को एक्सप्लॉइट कर रहे थे. So under this situation, all this situation compelled the imposition of social control over the bank in 1968. तो इसकी वजह से बैंक पे एक कंट्रोल चाहिए, इसके लिए सोशल कंट्रोल 1968 में लाया गया. द मेन एम ऑफ सोशल कंट्रोल वाज अचीविंग द वाइडर स्प्रेड ऑफ बैंक क्रेडिट टू प्रायोरिटी सेक्टर्स, thereby reducing the authority of managing director in advancing the loans. सोशल कंट्रोल मतलब क्या, बैंक को कंट्रोल किया जाता है कि ज्यादा से ज्यादा जो क्रेडिट है वो प्रायोरिटी सेक्टर्स मतलब फार्मिंग, रूरल आर्टिसंस के लिए प्रोवाइड करे, और जो मैनेजिंग डायरेक्टर की अथॉरिटी थी लोन एडवांस करने की, वो अथॉरिटी थोड़ी कम होगी बिकॉज ऑफ सोशल कंट्रोल. Now, social control created the tempo of bank expansion as evident by addition of 785 new branches at the end of first half of 1960. सोशल कंट्रोल से क्या हुआ, बैंक एक्सपेंशन हुआ, न्यू ब्रांचेस एस्टेब्लिश होते गए और 785 न्यू ब्रांचेस एस्टेब्लिश भी हुए. बट दिस डिड नॉट मेक डेंट इन इंक्रीज द कैनलाइजेशन ऑफ क्रेडिट टू एग्रीकल्चर सेक्टर. ब्रांचेस बढ़ गए लेकिन फिर भी एग्रीकल्चर सेक्टर में जो क्रेडिट रिक्वायरमेंट थी उस हिसाब से क्रेडिट नहीं दिया जाता था. फिर भी प्रायोरिटी सेक्टर और वीकर सेक्शन वाज इग्नोर्ड. The direction issued by the government were also ignored by many banks. Many banks को जो गवर्नमेंट डायरेक्ट कर रहे थे कि प्रायोरिटी सेक्टर को लेंडिंग बहुत ज्यादा करे, तो वो बैंक्स इग्नोर करते थे. Under these circumstances, government thought that social control of banks was not sufficient for socio-economic development and nationalization of banks was considered as an alternative solution. फिर सोशल कंट्रोल जो था उतना सक्सेसफुल नहीं हुआ, इसलिए गवर्नमेंट ने क्या कहा, और एक कोई तो we have to find alternative ways to control this bank. So nationalization of bank was considered as alternative solution. So based on this, the government of India on 19 July 1969, they promulgated an ordinance called as the Banking Companies Ordinance in 1969, that is acquisition and transfer of undertaking. Under this act, 14 commercial banks having the deposits more than 50 crores each were nationalized. जिस बैंक के पास मोर देन 50 करोड़ डिपॉजिट था उसे नेशनलाइज किया गया और उसमें 14 कमर्शियल बैंक्स 19 जुलाई 1916 में नेशनलाइज हुए. द ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनलाइजेशन बैंक वाज फर्स्ट रिमूवल ऑफ कंट्रोल ऑन द बैंकिंग बिजनेस बाय फ्यू इंडस्ट्रीज. जो इंडस्ट्रियलिस्ट कंट्रोल कर रहे थे बैंक्स को, वो रिमूव करने के लिए. एस्टिमेशन ऑफ यूज ऑफ बैंक क्रेडिट फॉर स्पेक्युलेटिव एंड अनप्रोडक्टिव पर्पस, एलिमिनेशन जो भी स्पेक्युलेटिव पर्पस और अनप्रोडक्टिव पर्पस के लिए बैंक क्रेडिट यूज किया जाता था उसको स्टॉप लगाने के लिए. एक्सपेंशन ऑफ क्रेडिट टू प्रायोरिटीज एरियाज which were grossly neglected like agriculture, small scale. Then giving a professional bent to bank management, encouragement of new entrepreneurs, provision of adequate training to bank staff. So these were the objectives of nationalization. The average population served per bank branch declined markedly from 65,000 in June 1969 to 32,000 in June 1975. Now, encouraged by the success of first spell of nationalization of banks, 6 more banks in the private sector, that is having deposit more than 200 crores, were nationalized on 15th April 1980.
जो नेशनलाइजेशन का सक्सेस देखे और एक फेज हुआ नेशनलाइजेशन का ऑन 15 अप्रैल 1980 जहां पे 6 more banks were nationalized. As the result of two spells, by the end of June 1992, bank advanced towards the agriculture sector were 16.2% of total credit as against 1% in June 1967. June 1967 में जो 1% था वो आज 16.2% हो गए. Then the 14 banks which were nationalized in first spell were Central Bank of India, Punjab National Bank, Bank of Baroda, United Commercial Bank, Canara Bank, then United Bank of India, Dena Bank, Union Bank of India, Allahabad Bank, Syndicate Bank, Indian Bank, Bank of Maharashtra and Indian Overseas Bank. And 6 banks were next, that is during the second spell, Punjab and Sindh Bank, Andhra Bank, New Bank of India, Vijaya Bank, Oriental Bank of Commerce and Corporation Bank. So these were the 6 banks which were nationalized in the